हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपनी इस क्लास 11th की पॉलिटी की बुक दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे इसमें दो चैप्टर जो हैं वो बचे हुए हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। इसको कवर करेंगे फटाफट से। और जो चैप्टर 8 था जिसमें हम लोगों ने देखा था अबाउट द लोकल गवर्नमेंट्स डिस्कस किया था, और अब हम लोग जो है चैप्टर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आज चैप्टर 9 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो डील करता है विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। है ना, इसका मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट का, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या समझेंगे वो हम देख लेते हैं। कि इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ वर्कड इन द लास्ट 69 ईयर्स। यानी कि अब ये बुक जो है थोड़ा सा पुरानी है ना। हालांकि आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा कि 2020-21 की बुक है, लेकिन ये सिर्फ यहीं पर अपडेट होता है। ठीक है ना, मतलब ज़्यादातर चीज़ें जो है वो यहीं पर अपडेट होती है। पूरे का पूरा बुक का कंटेंट अपडेट नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है ना। तो उसके हिसाब से अगर हम आज की डेट पर बात करें तो 2022 तक लगभग 72 ईयर्स जो है वो हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये 69 जो है इसको 72 मान के चलिएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस चैप्टर को जान पढ़ने के बाद हमें ये पता लगेगा कि पिछले लगभग 72 या 72 वर्षों में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से काम किया है, एंड हाउ इंडिया हैज़ मैनेज्ड टू बी गवर्नड बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। और किस तरीके से जो हमारा देश है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उस समय बना था उसी कॉन्स्टिट्यूशन से अभी भी गवर्न हो रहा है, ये हमें जानने को मिलेगा। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल फाइंड आउट, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या पता लगेगा, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम। कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, उसको अमेंड किया जा सकता है। अमेंड किया जा सकता है मतलब उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। ठीक है, चेंजेस किए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम, मतलब समय की ज़रूरत के हिसाब से जो भी उसमें बदलाव करने हैं, चेंजेस करने हैं, वो किए जा सकते हैं। आगे लिखा है कि दो मैनी सच अमेंडमेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिमेन्ड इंटैक्ट एंड इट्स बेसिक प्रेमाइसेस हैव नॉट चेंज्ड। हम ये भी देखेंगे कि इन 72 वर्षों में, 72 ईयर्स में, बहुत सारे इस तरीके के अमेंडमेंट्स या चेंजेस जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल जो है वो अभी भी एक इंटैक्ट बना हुआ है। मतलब अमेंडमेंट्स भले ही उसमें हुए हैं, चेंजेस उसमें हुए हैं, लेकिन पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बदला नहीं है, और उसका जो बेसिक प्रेमाइसेस है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्या चीज़ है इसको आगे समझेंगे। अगला पॉइंट यह है कि द जुडिशरी हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो इन इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो जुडिशरी है हमारा, जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं, उसने भी हमारे संविधान को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल निभाया है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। किसने? जुडिशरी ने। ठीक है, आगे दिया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कीप्स इवॉल्विंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज है जो इवॉल्व करता रहता है, और साथ ही साथ रिस्पॉन्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस, और जो बदलते हुए हालात हैं, जो सिचुएशन चेंज हो रही है, उनके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड भी करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सन 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, जो उस समय के प्रोविजंस थे, वो आज के समय पर भी वैसे ही हैं। नहीं, उस समय की ज़रूरतें अलग थी, आज की ज़रूरतें अलग है। तो ज़रूरतों के हिसाब से वो जो संविधान है वो बदल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा चेंज हो गया है। उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, लेकिन पूरा का पूरा वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आई होप कि इतना पार्ट ये जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़कर आप ये ज़रूर जान गए होंगे कि हम इस चैप्टर में क्या बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अमेंडमेंट्स होते हैं, और 1950 से लेकर अभी तक कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, किस किस एरा में कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, और उनके पीछे की सारी डिटेल्स हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो यहाँ पर सवाल दिया गया है वो ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशंस स्टैटिक होते हैं। ठीक है, स्टैटिक मतलब वो कह सकते हैं जो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, स्टैटिक का मतलब हो गया दैट विच डज नॉट चेंज, जो चेंज नहीं होता है, दैट इज नोन एज स्टैटिक। ठीक है, अब देखिए,
It is not uncommon for the nations to rewrite their constitution in response to changed circumstances or change of ideas within the society or even due to political upheavals. यानी कि ये एक अनकॉमन बात नहीं है ना, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि अनकॉमन बात है, ये एक आम बात है, ये कॉमन बात है कि नेशंस जो है अपना संविधान रीराइट करते हैं, मतलब दोबारा से लिखते हैं. और क्यों लिखते हैं? वही है कि अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए, मतलब हालात जो है, जो परिस्थितियां हैं, अगर वो कुछ चेंज हो गई, या फिर सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं उनमें कुछ आइडियाज़ में कुछ चेंज आ जाता है, तब भी जो है वो संविधान को रीराइट किया जाता है. और अगर कुछ पॉलिटिकल अपहीवल्स होते हैं, मतलब कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक कुछ उठापटक होती है, तब भी जो है वो संविधान को रीराइट किया जाता है. और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सोवियत यूनियन जो है, इसके 74 साल के लाइफ में 4 संविधान हुए हैं. ठीक है, जैसे कि 1918 में एक संविधान था, 24 में हुआ, 36 में हुआ, 77 में हुआ. अब 1991 में तो जो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है सोवियत यूनियन में वो खत्म हो जाता है, और जो सोवियत फेडरेशन था, जो यूएसएसआर था, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है. ठीक है, अब इस पॉलिटिकल अपहीवल के बाद भी फिर जो रशियन फेडरेशन बनता है वो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है 1993 में. तो यानी कि कितने सारे बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर जो साइड में एक ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप चाहे तो खुद पढ़ सकते हैं. इसमें बेसिकली फ्रांस में जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुए हैं, जितनी बार भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है फ्रांस का. ठीक है, लेकिन आगे बात करेंगे कि बट लुक एट इंडिया. इंडिया को आप देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1949 को. ठीक है, यही डेट जो है वो हमारे प्रीएम्बल में भी लिखी हुई है. ठीक है, एडॉप्शन की जो डेट है वो यही है. फॉर्मली इसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को, यानी कि जब से हम अपना गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे मनाते हैं. तब से फिर वही बात, 69 ईयर्स नहीं होगा ये, इसको अब हम चेंज कर सकते हैं 72 ईयर्स. 72 ईयर्स तब से हो गए हैं, और सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अभी भी चल रहा है एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अवर कंट्री ऑपरेट्स. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब वही है जो हमारी सरकार को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि जिसके अंतर्गत सरकार को काम करना है. ठीक है, तो हमारा वही संविधान चला आ रहा है, 72 साल के आसपास हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो पूरी तरीके से नहीं बदला है. लेकिन ऊपर हमने देखा यूएसएसआर का बहुत बार चेंज हो चुका है. साइड में हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि फ्रांस का भी बहुत बार चेंज हो चुका है, लेकिन इंडिया का अभी तक पूरा का पूरा चेंज नहीं हुआ है. ठीक है, अब फिर यह सवाल आता है कि इज इट दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सो गुड दैट इट नीड्स नो चेंज. यानी कि अगर अभी तक हमारा संविधान जो है वो बदला नहीं गया है, तो क्या उसके पीछे का कारण यह है कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि इसको किसी प्रकार के चेंज की या बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है? पहला सवाल यह है. दूसरा यह है कि वॉज इट दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर सो फार साइटेड एंड वाइज दैट दे हैड फोरसीन ऑल द चेंजेस दैट वुड टेक प्लेस इन द फ्यूचर. या फिर जो हमारे संविधान निर्माता थे, मतलब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिन्होंने पूरा का पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया, क्या वो इतने फार साइटेड या इतने दूरदर्शी थे तो कि उनको ये भी पता लग गया था कि आने वाले 70 साल के बाद या आने वाले 100 साल के बाद क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं या किस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने संविधान में लिखी हैं? तो क्या ये बात है? मतलब 2 सवाल पूछे हैं कि क्या संविधान इतना बढ़िया है कि इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, वो इतने फार साइटेड या दूरदर्शी थे कि उनको पता था कि आज से आने वाले 70 साल 100 साल के बाद भी क्या होगा, और वह सारी सिचुएशंस देखते हुए ही उन्होंने वो संविधान बनाया था. ठीक है, अब इसका जवाब भी यहाँ पर इन्होंने दिया है कि इन सम सेंस बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. मतलब अगर हम एक तरीके से देखें तो ये जो दोनों जवाब हैं वो सही है कि हाँ, हमारा संविधान जो है वो इतना बढ़िया है कि हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. और दूसरी बात यह है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो दूरदर्शी या फार साइटेड भी थे. ठीक है, अब ये बात ट्रू है, ये बात सही है कि हमने एक बहुत ही रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, इनहेरिट किया है. द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच सूटेड टू अवर कंट्री. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फ्रेमवर्क है, जो एक ढांचा है, वो हमारे देश को बहुत ज्यादा क्या करता है, सूट करता है. इट इज ऑल्सो ट्रू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वेरी फार साइटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर मेनी सिचुएशंस सॉल्यूशंस फॉर फ्यूचर
सिचुएशंस। और ये बात भी सही है कि जो हमारे संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वो काफ़ी फार साइटेड या दूरदर्शी थे और उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशंस का जो फ्यूचर में आ सकती थी उनके लिए एक सॉल्यूशन जो है वो पहले से ही संविधान में दे रखा है। ठीक है, बट नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। लेकिन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं हो सकता जो हर तरीके की इवेंचुअलिटीज से के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। इवेंचुअलिटीज का मतलब है कि आगे आने वाले समय में क्या क्या होगा, है ना। थोड़ा बहुत के लिए तो चलो किया जा सकता है कि आगे आने वाले समय में ये होगा तो इसके लिए ये प्रोविजन है, उसके लिए वो प्रोविजन है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर तरीके की इवेंचुअलिटी के लिए या हर तरीके की सर्कमस्टेंसेस के लिए कोई सॉल्यूशन हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नो डॉक्यूमेंट कैन बी सच दैट इट नीड्स नो चेंज, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं हो सकता जिसमें बदलाव की जरूरत ना हो। ठीक है, थोड़ा बहुत बदलाव की जरूरत जो है वो हर डॉक्यूमेंट में होगी, समय के साथ साथ, परिस्थितियों के साथ साथ। ठीक, अब जब ये बात हमने कह ली कि डॉक्यूमेंट में बदलाव की जरूरत है, तो फिर ये सवाल आता है कि हाउ डज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू सर्व द कंट्री। तो फिर वही जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था वो कैसे अभी तक कंट्री को सर्व कर पा रहा है, या हम एक तरीके से ये कहें कि जो हमारी कंट्री का रूल है वो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कैसे हो पा रहा है अभी तक। ठीक है, अब उसका जवाब यह है कि वन ऑफ द आंसर टू सच क्वेश्चंस इज दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट्स द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। तो उसका एक जवाब यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक्सेप्ट करता है, क्या एक्सेप्ट करता है, द नेसेसिटी ऑफ मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब जिस तरीके से हमारी सोसाइटी या समाज की जो जरूरतें बदल रही हैं उसके हिसाब से वो मॉडिफिकेशंस की जरूरत को एक्सेप्ट करता है कि हाँ मॉडिफिकेशंस इसमें किए जा सकते हैं और किस तरीके से किए जा सकते हैं, वही जो है अमेंडमेंट्स कहलाता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। मतलब इसमें बेसिकली बात यह है कि इसको चेंज किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें तो एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देयर हैज बीन इनफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन। दूसरी बात यह भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको इंटरप्रेट करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट में लिखी हुई है। ठीक है, नॉट एवरीथिंग इज रिटन इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है काला या सफ़ेद। ठीक है, मतलब काला या सफ़ेद का मतलब ये होता है कि यस और नो, मतलब कोई चीज़ है तो ये है और नहीं है तो ये नहीं है, मतलब बिल्कुल क्लियर। ठीक है, आप कह सकते हैं बिल्कुल क्लियर जो है वो चीज़ें मेंशन नहीं है। वो कैसे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन के ऊपर। और हमें पता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो गार्डियन भी है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं वो इंटरप्रेटर भी है। ठीक है, वो इंटरप्रेटर भी है कि कभी भी अगर ये ज़रूरत महसूस होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविज़न है वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, या उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा, तो उसको फिर जो है कोर्ट्स इंटरप्रेट करते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है। तो बोथ पॉलिटिकल प्रैक्टिस एंड जुडिशियल रूलिंग्स हैव शोन मैच्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पॉलिटिक्स है, मतलब जो हमारे देश की राजनीति है ना, जिस तरीके से राजनीति की जाती है, और जो जुडिशियल रूलिंग्स हैं, मतलब जो कोर्ट वगैरह फैसले सुनाते हैं, उन दोनों ने ही काफ़ी मैच्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, दीज फैक्टर्स हैव मेड अवर कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट रादर देन अ क्लोज्ड एंड स्टैटिक रूल बुक। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन गया है। लिविंग डॉक्यूमेंट कैसे बन गया, क्योंकि एक तो उसमें चेंजेस अलाउड है और दूसरी चीज़ ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है और इंटरप्रिटेशन उसका जो है वो किया जा सकता है। तो इसलिए ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक क्लोज्ड और एक स्टैटिक रूल बुक नहीं है। मतलब वही मैंने आपको बताया कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 ऐसा नहीं है। उन रूल नंबर 1 का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो करेक्ट और प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के बाद पता लगता है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। इसके बाद आगे देखिए, इन एनी सोसाइटी those responsible for drafting the constitution at a particular time would face one common challenge। यानी कि हर सोसाइटी में जो संविधान बना रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर समय पर संविधान बना रहे हैं, वो एक कॉमन चैलेंज को जो है वो जरूर फेस करेंगे। वो क्या है, द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड नेचुरली रिफ्लेक्ट एफर्ट्स टू टैकल द प्रॉब्लम्स एट दैट द सोसाइटी इज फेसिंग एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो उस समय के जो हालात थे, है ना,
उस समय के जो हालात थे या उस समय की जो परेशानियां थी, उनका सॉल्यूशन तो आपको इस समय के कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि आज की डेट में 2022 में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनका सॉल्यूशन 1950 में बने कॉन्स्टिट्यूशन में ना हो। ठीक है ना, क्योंकि उस समय की सिचुएशन का या उस समय की सर्कमस्टेंसेस का, उस समय की प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो तो यहां पर दिखेगा, है ना। वो तो क्या करेगा, वो तो नेचुरली रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन आज की डेट का हो सकता है कि वो ना करे। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर एज वेल, है ना। इन्होंने ये बोला कि नेचुरली रिफ्लेक्ट तो उस समय का करेगा ही, लेकिन जरूरत ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक इस प्रकार का डॉक्यूमेंट या दस्तावेज होना चाहिए जो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क के लिए फ्यूचर का, मतलब गवर्नमेंट फ्यूचर में किस तरीके से काम करेगी उसका भी एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर सके, ऐसा होना चाहिए। Therefore, the Constitution has to be able to respond to the challenges that may arise in the future। तो यानी कि Constitution इस प्रकार का होना चाहिए कि वो आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उनको रिस्पॉन्ड करने या उनसे निपटने के लिए भी एबल होना चाहिए, काबिल होना चाहिए। ठीक है। इन दिस सेंस द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑलवेज हैव समथिंग दैट इज कंटेम्प्रेरी एंड समथिंग दैट हैज अ मोर ड्यूरेबल इंपॉर्टेंस। जो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जो संविधान है उसमें कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो कंटेम्प्रेरी होंगी। कंटेम्प्रेरी मतलब जो उस समय की है, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो उस समय की है, और कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जिनकी इंपॉर्टेंस ड्यूरेबल है, मतलब जो ज्यादा लंबे समय तक चीजें इंपॉर्टेंट बनी हुई है। एट द सेम टाइम अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ फ्रोजन एंड अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है वो एक फ्रोजन, जमा हुआ और अनऑल्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। अनऑल्टरेबल का मतलब है कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है। इट इज अ डॉक्यूमेंट मेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड मे नीड रिविजन्स, चेंजेस एंड री एग्जामिनेशन। आखिरकार ये डॉक्यूमेंट जो है वो भी एक ह्यूमंस के द्वारा ही बनाया गया है, और इसमें भी कुछ प्रकार के रिविजन्स, चेंजेस या री एग्जामिनेशन जो है वो उनकी जरूरत पड़ सकती है। It is true that the Constitution reflects the dreams and aspirations of the concerned society। Constitution जो है वो किसी भी एक सोसाइटी का, जिसके लिए बनाया गया है, उसके क्या सपने हैं, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, उनको तो रिफ्लेक्ट करता ही है। साथ ही साथ इट मस्ट ऑल्सो बी केप्ट इन माइंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्रेमवर्क फॉर द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है वो सोसाइटी के एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का क्या है, एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, सोसाइटी के डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ पर्टिकुलर सोसाइटी की, जो कंसर्न सोसाइटी है, उसके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को तो रिफ्लेक्ट करता ही है। इन दिस सेंस इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट सोसाइटीज क्रिएट फॉर देमसेल्व्स। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा यंत्र है जो सोसाइटी या समाज जो है वो अपने लिए बनाता है, क्योंकि उसके अपने खुद के सपने उसमें हैं, खुद के एस्पिरेशंस, आकांक्षाएं उसमें है। साथ ही साथ उस सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्न करने के लिए फ्रेमवर्क भी उसमें है। तो वो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि सोसाइटी ने खुद के लिए वो डॉक्यूमेंट बनाया है। ठीक है। This dual role of the Constitution always leads to difficult questions about the status of the Constitution। और ये जो डुअल रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेटस के सामने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, कुछ मुश्किल सवाल जो है वो लाता है। क्या? इज इट सो सेक्रेट दैट नोबडी कैन एवर चेंज इट? पहला सवाल तो यह आता है कि क्या ये इतना सेक्रेट या इतना पवित्र है कि इसको कोई भी नहीं चेंज कर सकता है, कोई भी बदल नहीं सकता है? और दूसरा सवाल यह आता है कि इज इट सो ऑर्डिनरी एन इंस्ट्रूमेंट दैट इट कैन बी मॉडिफाइड जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी लॉ? और ये क्या इतना साधारण या इतना ऑर्डिनरी है कि इसको कोई भी जो है किसी भी सरल कानून की तरह, कोई भी साधारण कानून की तरह इसको चेंज कर सकता है? मतलब पहला सवाल तो यह है कि क्या इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ये इतना पवित्र है। और दूसरा सवाल यह है कि क्या ये इतना ऑर्डिनरी है कि इसको मतलब किसी भी ऑर्डिनरी लॉ की तरह चेंज किया जा सकता है? अब ये दो सवाल है। अब हम देखिए धीमे धीमे जो है हम अमेंडमेंट्स की तरफ को बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत पॉलिटी का आइडिया है तो आपको एक टेस्ट जो है वो मिलना शुरू हो गया होगा। ठीक है ना, जैसे खाने का होता है ना कि पहले खुशबू आती है, फिर खाना खाते हैं तो स्वाद आता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको एक तरीके से हम चैप्टर जिसमें आगे बढ़ रहे हैं उसकी आपको एक तरीके से उसका जो हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली अमेंडमेंट्स, उसकी खुशबू आने लगी होगी, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर उसका टेस्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखो। द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड सॉट टू स्ट्राइक अ बैलेंस।
तो जो हमारे संविधान निर्माता थे वो इस बात से, इस प्रॉब्लम से जानकार थे। उनको पता था कि ये प्रॉब्लम आएगी, कि क्या ये स्टैटिक है या क्या इसको चेंज किया जा सकता है, क्या ये इतना रिजिड है, क्या ये इतना फ्लेक्सिबल है ना। तो ये प्रॉब्लम उनको पता था कि आएगी। तो उन्होंने क्या करा, दे प्लेस्ड द कॉन्स्टिट्यूशन अबव ऑर्डिनरी लॉ। जो ऑर्डिनरी लॉ होता है, जो साधारण कानून होता है, उससे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखा। और क्या एक्सपेक्ट किया, इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि दैट फ्यूचर जनरेशंस विल रिस्पेक्ट दिस डॉक्यूमेंट। और ये इन्होंने एक्सपेक्ट किया, ये उम्मीद करी कि जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, जो भावी पीढ़ी है, वो इस डॉक्यूमेंट का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। एट द सेम टाइम दे रिकॉग्नाइज दैट इन द फ्यूचर दिस डॉक्यूमेंट में रिक्वायर मॉडिफिकेशंस। और उसी समय उनको ये भी समझ में आ गया था कि फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में, इस डॉक्यूमेंट में जो है चेंजेस की, मॉडिफिकेशंस की जरूरत तो पड़ेगी। इवन एट द राइट ऑफ टाइम ऑफ राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन दे वर अवेयर दैट ऑन मैनी मैटर्स देयर वर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। और ये बात हमें भी पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स वगैरह है, वहां से हमें ये पता लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उनके बीच में भी बहुत बार क्या होता था, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होता था, है ना। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था किसी एक पॉइंट को लेकर, तो ऐसा बहुत बार होता था। और वेन एवर सोसाइटी वुड वीर टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर ओपिनियन अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल वुड बी रिक्वायर्ड। और जब भी ऐसा होगा, सोसाइटी किसी भी पर्टिकुलर ओपिनियन की तरफ वीर करेगी। वीर करने का मतलब होता है चेंज सडनली, कि आप अपनी डायरेक्शन को सडनली चेंज करते हैं, है ना। तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर सोसाइटी किसी पर्टिकुलर ओपिनियन की तरफ को अगर जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में जो संविधान के प्रावधान है उनमें चेंज तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो इसलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अप्रोचेस मेंशन्ड अबव। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन दोनों ही अप्रोचेस का क्या है, कॉम्बिनेशन है। मतलब कि एक तो संविधान के ऊपर, मतलब ऑर्डिनरी लॉ के ऊपर रखा गया है, और दूसरी चीज ये है कि उसमें चेंज भी किया जा सकता है। तो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेड डॉक्यूमेंट एंड दैट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट में रिक्वायर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि दोनों बातें यहां पर बोली गई है कि ये सेक्रेड डॉक्यूमेंट तो है ही है, और साथ ही साथ इसमें जो है वो समय समय पर बदलाव भी किया जा सकता है, बदलाव की आवश्यकता भी इसमें पड़ सकती है। ठीक है, तो यहां से हमें फाइनल वो जवाब मिलता है जो हमने शुरुआत की थी, जहां से कि इज कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टैटिक नहीं है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड इट इज नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरीथिंग, इट इज नॉट अनऑल्टरेबल। यानी कि तीन चीज हमें यहां से पता लगी कि स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब इसको चेंज किया जा सकता है। इट इज नॉट द फाइनल वर्ड अबाउट एवरीथिंग, ये वही वाली बात आती है इंटरप्रिटेशन वाली, कि एवरीथिंग इज नॉट रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। सब चीजें जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं लिखी है। इसका मतलब ये है कि क्लियरली बहुत सारी चीजें जो है वो मेंशन नहीं है, फाइनल वर्ड नहीं है। फाइनल वर्ड उसका कैसे पता लगेगा, बाद में इंटरप्रिटेशन से। और तीसरी बात लिखी है कि इट इज नॉट अनऑल्टरेबल। अनऑल्टरेबल नहीं है, इसका मतलब इसको ऑल्टर किया जा सकता है, चेंज इसमें किए जा सकते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम बात करेंगे कि हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैंने वही आपको बताया कि चैप्टर में हम लोग अमेंडमेंट की बात करेंगे। तो खुशबू तो हमें पहले से आने लगी थी, अब वो जो खाने की थाली है वो हमारे सामने टेबल में रख दी गई है। तो धीमे धीमे अब हमें वो चीज़ खाना दिखने भी लगेगा, और जैसे जैसे हम उसको खाएंगे तो हमें उसका टेस्ट भी आएगा। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर एक मेंशन है आर्टिकल 368 का। ये बोलता है कि पार्लियामेंट में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पावर्स अमेंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड डाउन इन दिस आर्टिकल। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो संविधान में चेंज कर सकता है। कैसे कर सकता है, कोई प्रोविजन को ऐड कर सकता है, प्रोविजन को चेंज कर सकता है, वेरिएशन ला सकता है, या किसी भी प्रोविजन को रिपील भी कर सकता है, मतलब चाहे तो प्रोविजन को हटा भी सकता है। ठीक है, और हटाएगा कैसे, इस आर्टिकल के अंतर्गत जो भी पावर्स दी गई है या जो भी प्रोसीजर दिया गया है उसके हिसाब से। ठीक, अब देखो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू स्ट्राइक अ बैलेंस। वो एक बैलेंस तो चाहते ही थे कि ऐसा ना हो कि संविधान को बड़ी आसानी से चेंज कर दिया जाए, और ऐसा भी ना हो कि इसको चेंज किया ही ना जाए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो वो बैलेंस चाहते थे। तो द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड इफ सो रिक्वायर्ड। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अमेंड किया जाना चाहिए अगर जरूरत महसूस होती है तो।
बट इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननेसेसरी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस। यानी कि अगर जरूरत है तो बदलाव जरूर किए जाने चाहिए, लेकिन अननेसेसरी यानी कि बिना जरूरत के और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस जो है वो इसमें नहीं होने चाहिए, उससे इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। इन अदर वर्ड्स दे वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्लेक्सिबल एंड एट द सेम टाइम रिजिड। यानी कि वो ये चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल भी हो और रिजिड भी हो। इसका मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल हो का मतलब कि चेंजेस जब जरूरत हो तो चेंजेस किए जा सके, और रिजिड का मतलब है कि ऐसा ना हो कि उसमें फिर अगर चेंजेस करने की हमने उसमें परमिशन दे दी है या परमिशन है तो हम उसमें फिर बार बार जो मना है वो चेंज करते ही रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चेंज अगर जरूरत है तो किए जाने चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा चेंज जो है वो भी नहीं होने चाहिए। अब फ्लेक्सिबल का मतलब यहां पर इन्होंने समझाया है कि ओपन टू चेंजेस, कि चेंज अगर उसमें जरूरत है तो किए जाए, और रिजिड का मतलब है रेजिस्टेंट टू चेंज, यानी कि अगर चेंज नहीं करना, दैट मीन्स रिजिडिटी। ठीक है, A constitution that can be very easily changed or modified is often called flexible। वही मैंने आपको बताया कि ऐसा संविधान जिसको बहुत आसानी से मॉडिफाई किया जा सके, चेंज किया जा सके, उसको हम बोलते हैं कि वो फ्लेक्सिबल है। और दूसरे केस में विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड दे आर डिस्क्राइब्ड एज रिजिड। और इस तरीके के संविधान जिनको चेंज करना, जिनको अमेंड करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट या रिजिड है, उनको रिजिड बोलते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, उनको रिजिड बोला जाता है। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये दोनों करेक्टरिस्टिक्स है, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। अब वो कैसे है आगे देखेंगे अभी। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट देयर मे बी सम फॉल्ट्स और मिस्टेक इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, निर्माता थे, वो इस बात से अवेयर थे कि कुछ ना कुछ फॉल्ट, कुछ ना कुछ गलतियां जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकती हैं। दे न्यू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी टोटली फ्री ऑफ एरर्स। उनको ये बात पता थी कि जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ एरर्स हो, ऐसा जरूरी नहीं है। Whenever such mistakes would come to light, they wanted the constitution to be easily amended and to be able to get rid of these mistakes। तो वो ये चाहते थे कि जब भी ये गलतियां पहचान में आए तो इन गलतियों को क्या करा जाए, दूर करने के लिए अमेंडमेंट किए जाए और साथ ही साथ इन गलतियों को हटा दिया जाए। तो देन there were some provisions in the constitution that were of temporary nature and it was decided that these could be altered later on once the new parliament was elected। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी थे जो टेम्परेरी नेचर के थे, और उसमें ये माना गया या ये डिसाइड किया गया कि इन प्रोविजंस को बाद में जब पार्लियामेंट बनेगी, फर्स्ट पार्लियामेंट बनेगी या नई पार्लियामेंट बनेगी जो बनती है 1952 में, तो जब नई पार्लियामेंट बनेगी तब इनको क्या किया जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। बट एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेमिंग अ फेडरल पॉलिटी एंड देयरफॉर द राइट्स एंड पावर्स ऑफ द स्टेट्स कुड नॉट बी चेंज्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये जो डिवीजन ऑफ पावर्स है, वो तो स्टार्टिंग से ही है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल पॉलिटी बना रहा था, इसीलिए जो हमारी स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनके जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं और जो उनकी शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, उसको चेंज नहीं किया जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। यानी कि राज्यों की रजामंदी लिए बिना उनको चेंज नहीं किया जा सकता। Some other features were so central to the spirit of the constitution that the constitution makers were anxious to protect these from change। और कुछ जो प्रोविजंस थे, जो प्रावधान थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो बहुत ज़्यादा सेंट्रल थे, मतलब वो सेंट्रल की तरफ को बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये चाहते थे कि इनको चेंज नहीं होने देना चाहिए, तो उस तरीके के जो प्रोविजंस है उनको बना दिया गया है रिजिड। तो दीज कंसिडरेशंस लेड टू डिफरेंट वेज ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरीके के ही जो ये प्रोविजंस है, इनसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अलग अलग, उसको अलग अलग तरीके से अमेंड करने के तरीके जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो तीन तरीके यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है सिमिलर टू ऑर्डिनरी लॉ, सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एज मेंशन्ड इन सम आर्टिकल्स। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हमारे पार्लियामेंट में कुछ साधारण कानून बनते हैं, उसी तरीके से भी कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड किया जा सकता है पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि पार्लियामेंट के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहां पर अलग अलग सेपरेटली जो है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास कराया जाए। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी वगैरह आई होप आप लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता है तो आगे हम लोग फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, स्पेशल मेजोरिटी दोनों हाउसेज में सेपरेटली। अब ये लिखा गया है आर्टिकल 368 में।
साथ ही साथ तीसरा तरीका जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का वो ये है स्पेशल मेजोरिटी, जो तो हो ही गया पार्लियामेंट वाला, और साथ ही साथ लेजिस्लेचर्स ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, जो जितने भी हमारे टोटल राज्य हैं उनमें से आधों का जो लेजिस्लेचर है वहां भी ये पास होना चाहिए, वहां पर भी मेजोरिटी होनी चाहिए। आर्टिकल 368 है, और वैसे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो 368 का क्लॉज 2 है जहां पर ये दोनों बातें लिखी गई हैं। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। अब जैसे देखिए ये वाली जो हम बात कर रहे हैं कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस लेजिस्लेचर ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें चेंज करने के लिए हमें ये वाली चीज़ चाहिए होती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस इज वन फर्स्ट वे, सेकेंड वे और थर्ड वे ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो तीसरे वे के लिए जो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं, अगर जैसे आर्टिकल 54 हो गया। आर्टिकल 54 का मतलब है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, उसका जो तरीका है अगर उसमें चेंज करना है तो फिर हमें ये तीसरा तरीका लगेगा कि पार्लियामेंट के दोनों सदनों की स्पेशल मेजोरिटी और साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट्स के लेजिस्लेचर की भी मेजोरिटी इसमें लगेगी। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 55, ठीक है, आर्टिकल 55 है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पहला वाला तो मतलब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में तो वो चीज़ आ जाएंगी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज वगैरह होता है ना, कि किस किस राज्य का या कहाँ कहाँ के इलेक्टोरल कॉलेजेस में जो है लोग जो एमपीज़ वगैरह हैं वो शामिल होंगे, इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। साथ ही साथ मैनर ऑफ इलेक्शन का मतलब वही हो गया कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है वो सब चीज़ें। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो आर्टिकल 673, ठीक है, ये भी डील करता है, ये है बेसिकली आपके एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक है, इसके बाद कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर और बता देता हूँ, जैसे आर्टिकल 162, आर्टिकल 162 वो आ जाता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, फिर और मैं अगर आपको बता दूं आर्टिकल 241, आर्टिकल 241 ये बेसिकली डील करता है विद द हाई कोर्ट्स इन यूटीज, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके हाई कोर्ट्स के बारे में। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको चेंज करने के लिए हमें ये तीसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, मतलब स्पेशल मेजॉरिटी तो लगेगी ही लगेगी पार्लियामेंट में, और साथ ही साथ बाकी जो आधे स्टेट्स हैं, जो सारे स्टेट्स हैं उनमें से आधे स्टेट्स की हमें रजामंदी या वहाँ की भी मेजॉरिटी लगेगी। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देयर आर मैनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच मेंशन दैट दीज आर्टिकल्स कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल लॉ ऑफ अ पार्लियामेंट। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जहां पर यह लिखा है कि सिंपल लॉ ऑफ द पार्लियामेंट से उनको अमेंड किया जा सकता है। नो स्पेशल प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड इन सच केसेस एंड देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल बिटवीन एन अमेंडमेंट एंड एन ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, किसी प्रकार का कोई स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ अमेंडमेंट और ऑर्डिनरी लॉ के बीच में भी कोई चेंज या कोई अंतर नहीं है। दीज पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर वेरी फ्लेक्सिबल। अब ऑब्वियस सी बात है कि जिन प्रोविजंस को इतनी आसानी से चेंज किया जा सकता है वो तो काफ़ी ज़्यादा क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे ही, है ना। तो रीड केयरफुली द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ सम आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन बोथ दीज आर्टिकल्स द वर्डिंग बाय लॉ इंडिकेट्स दैट दीज आर्टिकल्स कैन बी मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट विदाउट रिकोर्स टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल 368। मतलब यहाँ पर हमें कुछ आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे आर्टिकल 2 है, वो क्या कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन न्यू स्टेट्स। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो इंडिया में कुछ नई स्टेट्स को एडमिट कर सकता है। ठीक है, बाय लॉ वर्ड लिखा है, मतलब सिंपली जो है वो पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से ये काम हो जाएगा। फिर तीसरा आर्टिकल भी ये कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, डिक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, है ना, वो सब चीजें भी कर सकता है। वो भी कौन कर सकता है, पार्लियामेंट, यानी कि सिंपल तरीके से है। मतलब इस तरीके के आर्टिकल्स में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है, आर्टिकल 368 के प्रोविजंस की जरूरत नहीं है। और मैनी अदर आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी मॉडिफाइड बाय द पार्लियामेंट इन दिस सिंपल मैनर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया किस तरीके से सिंपली इसको किया जा सकता है। अब बाकी रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड करना है तो उसके लिए प्रोविजन जो है वो आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, अब जो हमने पीछे देखा ना अभी, ये वाले जो दो तरीके हैं, ये 368 के तरीके हैं, ये वाला और ये वाला, है ना। तो इन्हीं के बारे में जो है अब आगे डिस्कस किया जाएगा कि ये जो दो तरीके हैं वो क्या है। देखिए,
देयर आर टू मेथड्स ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे अप्लाई टू टू डिफरेंट सेट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो दो अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स पर लागू होते हैं। पहला ये है, अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जो दो हाउसेज है, लोकसभा राज्यसभा, उनमें स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जो है वो पास किया जा सकता है। अदर मेथड जो है वो थोड़ा सा और मुश्किल है और डिफिकल्ट है, उसमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट तो चाहिए ही साथ कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स भी चाहिए। यानी कि पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा का तो स्पेशल मेजोरिटी लगेगी ही, साथ ही साथ जो बाकी हमारे टोटल स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके जो लेजिस्लेचर्स हैं उनमें से आधों की कंसेंट या रजामंदी भी लगेगी। ठीक है, नोट दैट ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखिएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि ऑल द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनिशिएटेड ओनली इन द पार्लियामेंट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अमेंडमेंट करना है उसके लिए जो बिल वगैरह आएगा वो सिर्फ पार्लियामेंट में ही आ सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर में वो बिल नहीं आ सकता है। ठीक है, बिसाइड्स द स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, नो आउटसाइड एजेंसी लाइक अ कंस्टिट्यूशन कमीशन और अ सेपरेट बॉडी इज रिक्वायर्ड अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो अगर चेंज करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से हो सकता है। कोई भी आउटसाइड एजेंसी जैसे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बना दिया या कोई सेपरेट बॉडी बना दी, वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, आई होप बात क्लियर है। इसके बाद देखिए, सिमिलरली आफ्टर द पैसेज इन द पार्लियामेंट एंड इन सम केसेस इन स्टेट लेजिस्लेचर, नो रेफरेंडम इज रिक्वायर्ड फॉर रेटिफिकेशन ऑफ द अमेंडमेंट। ठीक है, कि एक बार अगर वो पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, या फिर जो दूसरा वाला केस है कि स्टेट्स की भी अगर रजामंदी उसमें लग रही है, अगर वो उसके बाद भी पास हो गया, तो किसी भी प्रकार का कोई रेफरेंडम जो है वो नहीं कराया जाता। ठीक है, रेटिफिकेशन मतलब उसकी सहमति, अमेंडमेंट का जो है कि जो अमेंडमेंट किया है, जो चेंज किया है, उसमें सहमति के लिए कोई रेफरेंडम करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रेफरेंडम मतलब लोगों से पूछा जाता है कि ये जो अमेंडमेंट किया गया सही है नहीं है, आप इससे खुश है नहीं है, ऐसा करवाने की जरूरत नहीं है। An amendment bill, like all other bills, goes to the president for his assent, but in this case the president has no power to send it back for reconsideration. ठीक है, एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिल है, अमेंडमेंट बिल, अगर वो पास हो जाता है, ठीक है, वो किसी भी तरीके से हुआ हो, चाहे वो सिंपल मेजोरिटी से हो, चाहे वो पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी से हुआ हो, या फिर पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के कंसेंट से हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, एक बार अगर वो पास हो गया तो वो बाकी जो बिल्स होते हैं उनकी तरह प्रेसिडेंट के पास जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी बिल्स के केस में प्रेसिडेंट के पास पावर्स ज़्यादा होती हैं। प्रेसिडेंट उनको चाहे तो विदहोल्ड कर सकता है या फिर उस बिल को वापस भेज सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट जो है उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक बार कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास होके पार्लियामेंट से या साथ में स्टेट से पास होके प्रेसिडेंट तक पहुंचता है तो फिर वो बाइंड है उस पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए। और ये जो चीज़ है ये बेसिकली ऐड की गई थी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से। ठीक है, ये वाला जो प्रोविजन है ये इससे ऐड किया गया था। इसके बाद अब ये डिटेल हमें दिखाती है कि हाउ रिजिड एंड कॉम्प्लिकेटेड द अमेंडिंग प्रोसेस कुड हैव बीन। ठीक है, ये डिटेल हमें ये दिखाती है कि ये जो अमेंडिंग प्रोसेस है ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और रिजिड है। कैसे है कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि पहली बात तो यह है कि जो पार्लियामेंट है उसके दोनों सदनों में स्पेशल मेजोरिटी लाना आसान नहीं है। ठीक है, वो स्पेशल मेजोरिटी क्या है उसको हम लोग अगले पार्ट में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वो आसान नहीं है और आपको पता लग जाएगा जब मैं समझाऊंगा तो कि कितना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए उसको बोला गया है कि वो रिजिड और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन अवॉइड्स दीज कॉम्प्लिकेशंस, दिस मेक्स द अमेंडमेंट प्रोसीजर रिलेटिवली सिंपल। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है थोड़ा बहुत इन कॉम्प्लिकेशंस को कम भी किया गया है, वो कैसे है वो भी देखेंगे, और उसकी वजह से जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है वो थोड़ा सा आसान हो चुके हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली दिस प्रोसेस अंडरलाइंस एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को दिखाता है। वो क्या है कि ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल आर एम्पावर्ड टू कंसिडर एंड टेक फाइनल डिसीजन ऑन द क्वेश्चन ऑफ अमेंडमेंट्स। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम लोगों के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे एमपी हैं, एमएलएज हैं, उन्हीं के पास ये पावर है
कि वो अमेंडमेंट के क्वेश्चन के ऊपर, मतलब अमेंडमेंट अगर करवाना चाहे तो पास वगैरह बिल करवाना पड़ेगा, तो वही लोग पास करेंगे, और अगर अमेंडमेंट के क्वेश्चन के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन लेना है तो वो वही ले सकते हैं कि उसको पास करना है या नहीं करना है, ठीक है, बाकी लोग नहीं कर सकते। दस सॉवरेनिटी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज द बेसिस ऑफ द अमेंडमेंट प्रोसीजर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अपने कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर यूज कर सकते हैं, अगर आप स्कूल वगैरह में एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी कि जो पार्लियामेंट है उसकी सॉवरेनिटी वो क्या बन जाती है, अमेंडमेंट प्रोसीजर का बेसिस, क्योंकि अमेंडमेंट वही लोग कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में है या जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है। तो इसलिए उनकी सॉवरेनिटी होना बहुत जरूरी है। तो आई होप यहां तक जो है वो बात क्लियर है। तो इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं, इसके आगे का जो है वो अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, और हो सकता है कि 4-5 पार्ट इसमें लगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, तो 4-5 पार्ट में इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ओकुल GS UPSC डिस्कशन फोरम, या फिर आप अपनी कोई भी क्वेरी अगर हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं support@okul.co पर, और बाकी अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।